हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वीट एंड सवर वांगशन एफएम। आज फिर से ट्यूसडे है और मोदाव जोशी नॉवल एक्सप्लेनेशन के फैंस इसके 20th पार्ट के अपलोड होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी इसका इंतज़ार कर रही थी, पर हुआ यूँ कि कल से अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। फिर भी मैं जितना हो सके अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर थोड़ा लेट हो जाए तो प्लीज़ नाराज़ मत होना। इस नॉवल के रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। यू कैन चेक देम देयर। विवुक्षा और वेंचाओ को पीठ पर लेकर उस बीस्ट को धीरे धीरे किनारे की तरफ आते देख सब लोग पीछे हटने लगे। सिर्फ जियानचेंग, लानवांगजी, जिन जिक्सुआ और वेन जूलियो ही अपनी जगह पर खड़े रहे। सबने सोचा था कि वो बीस्ट शायद पलट जाएगा, पर वह रुक गया। विवुक्षा उसके पीठ पर उछल कूद कर रहा था, जिसकी वजह से वह जाग गया है। अब वुक्षा चुपचाप खड़ा है। जिस टापू पर, मतलब बीस्ट के पीठ पर जहाँ पर वो खड़ा है, उसके आसपास कुछ ब्राइट कलर के मैपल लीव्स दिखे और उनके नीचे पानी के अंदर दो चमकते ब्रोंज मिरर जैसे कुछ दिखे। वो मिरर्स धीरे धीरे बड़े होने लगे। विवुक्षा बिना हिले खड़ा रहा और एक बीस्ट का बड़ा सा काला सा सर निकल आया। किनारे पर खड़े लोग चीख उठे तो बीस्ट ने उन्हें देखने की कोशिश की। बीस्ट का सर अजीब सा गोल सा है। वो एक बहुत बड़ा सा स्नेक के जैसा लग रहा है, पर उसकी बॉडी एक टॉर्टॉइज सेल के अंदर है और वो टॉर्टॉइज सेल लोटस फायर के मार्शल आर्ट ग्राउंड के जितना बड़ा है। और उस स्नेक का काला सा सर इतना बड़ा है कि 3 लंबे चौड़े इंसान मिलकर भी उसको अपने बाहों में नहीं ले पाएंगे। कोई एवरेज टॉर्टॉइज की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती है। उसके मुंह के अंदर शार्प क्रिस क्रॉस पीले पीले दांत भी है और उसके पैरों पर भी शार्प क्लॉज है। विवुक्षा की नज़र उस बीस्ट के येलो आंखों से मिली तो उसे समझ आया कि उसकी आंखें ठीक से उन पर फोकस नहीं कर पा रही है। उसकी आईसाइट भी शायद स्नेक की जैसी ही है। अचानक उसने अपने नाक से हवा निकाला तो पानी में तैरते हुए मैपल के पत्ते हिलने लगे। विवुक्षा तो चुपचाप खड़ा था, पर वेनचाओ थोड़ी सी मूवमेंट से ही डर रहा था। वेनचाओ को इस बीस्ट के बारे में पता था। वो जानता था कि इस बीस्ट को लोगों को मारना कितना पसंद है। उसकी नाक से हवा निकलते ही वो डर गया। उसने चिल्लाकर वेन जिलू को कहा, तुम अभी तक मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी मेरी मदद करो। अपने पीठ पर खड़े 2 कीड़ों में से एक वर्म की तरह हिलते हुए चिल्ला रहा है देखकर बीस्ट को गुस्सा आ गया। उसने अपने सर को पानी के नीचे खींचकर तेजी से निकल आया और मुंह खोलकर अपनी पीठ की तरफ अटक किया। विवुक्षा ने अपना हाथ हिलाया तो वेनचाओ का शॉट तेजी से बीस्ट के नेक की तरफ गया, पर बीस्ट का स्किन काले मोटे स्केल से कवर्ड था। उसमें टकराकर वो शॉट पानी में जा गिरा। मौके का फायदा उठाकर विवुक्षा वेनचाओ को लेकर एक और छोटे टापू पर जाकर खड़ा हुआ। उसने अपने मन में कहा, अब ये कोई बड़ा सा टॉर्टोइज ना हो बस। तभी जियानचेंग चिल्ला उठा, पीछे देखो, कोर मेल्टिंग हैंड आ रहा है। विवुक्षा ने पीछे मुड़कर 2 बड़े बड़े हाथों को आते हुए देखा और साथ ही उसने एक डार्क और फोर्सफुल पावर को भी महसूस किया। उसने वेनचाओ को छोड़ दिया तो वेन जूलियो उसको लेकर चला गया। विवुक्षा भी उनके पीछे लैंड पर चला गया। वेन सेक्ट के सारे डिसाइपल्स ने फिर से तीर धनुष उठा लिया। उनके फेंके गए तीर बीस्ट के सेल्स से टकराकर इधर उधर गिरने लगे। बहुत तीर फेंके गए पर एक भी निशाने पर नहीं लगी। वेन सेक्ट के एक डिसाइपल को तीर धनुष पकड़कर हाँपते हुए देख विवुक्षा ने उसका तीर धनुष ले लिया और उसे लात मारकर भगा दिया। उसके पास 3 ही तीर बचे थे। तीनों को धनुष में लगाकर विवुक्षा उन्हें छोड़ने ही जा रहा था कि उसे पीछे से किसी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि वांग लिंगजाओ के ऑर्डर से 2 सर्वेंट्स ने मिया मिया को पकड़ रखा है और तीसरा उसके चेहरे पर ब्रांड मार्क करने जा रहा है। विवुक्षा थोड़ा दूर था। उसने अपने हाथों के एरोस को उन सर्वेंट्स की तरफ छोड़ दिया। तीनों बिना आवाज़ करे गिर गए। वांग लिंगजाओ ने तुरंत इस आयरन को उठा लिया और मिया मिया का बाल पकड़कर खुद उसके चेहरे को जलाने गई। उसकी कल्टीवेशन तो अच्छी नहीं है, पर वो बहुत तेज है। जब सब लोग भागने के लिए रेडी हो रहे हैं तब वो पहले मिया मिया के सुंदर चेहरे को जला देना चाहती है। विवुक्षा के पास और कोई एरो भी नहीं है और उसके पास टाइम भी नहीं है। अर्जेंसी को देखते हुए वो दौड़ कर आया। एक हाथ से मिया मिया को छुड़ाते हुए उसने दूसरे हाथ से वांग लिंगजाओ को धक्का दिया। वांग लिंगजाओ मुंह से खून निकलते हुए उड़ गई, पर उससे पहले ही उसके हाथ का आयरन विवुक्षा के चेस्ट पर प्रेस हो गया।
स्किन और कपड़ों के जलने के बदबू के साथ साथ विभूषा को एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसके मुंह से एक दर्द भरा रोन निकल आया। वांग लिंगजाओ भी रोने लगी। उसे रोते देख वेंचाओ ने उसे लेकर आने के लिए कहा। उसका ऑर्डर पाकर वेंजुएलू उसे उठाकर ले आया तो वांग लिंगजाओ वेंचाओ की बाहों में जाकर रोने लगी। जियानचेंग वेंजुएलू से लड़ने गया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर और बाकी सारे डिसाइपल्स का गुस्सा देखकर वेंचाओ ने भागने का फैसला लिया। उधर उस बड़े से बीस्ट ने भी अपना फ्रंट लेफ्ट पैर शोर पर रख दिया था। वो इंसेक्ट के कल्टीवेटर्स तो कब से भागना चाहते थे। ऑर्डर पाते ही वो शोट पर चढ़कर भागने लगे। वेंचाओ का शोट तो पानी में गिर गया था। वो किसी और से शोट छीनकर वांग लिंगजाओ को बाहों में लेकर उड़ गया। उनके जाते ही जिनजिक्शा चिल्ला उठा, और मत लड़ो, चलो भाग जाते हैं। सब लोग भागना ही चाहते थे, पर जब तक वो लोग केव के एंट्रेंस तक पहुंचे तब तक वेंचाओ के लोगों ने सारे लताओं को काट दिया था और वो लोग उस एंट्रेंस को भी बंद करने लगे थे। अंदर फंसे सारे डिसाइपल्स परेशान हो गए। किसी ने कहा कि उनके पेरेंट्स उन्हें ढूंढने आएंगे, तो किसी और ने कहा कि किसी को पता कैसे चलेगा। वो इंसेक्ट वाले किसी को सच थोड़ी बताएंगे। किसी के घर वालों को खबर तक भी नहीं मिलेगी। उन लोगों को यहाँ बिना खाना बिना पानी के रहना पड़ेगा, वो भी एक बीस्ट के साथ। जियानचेंग जाकर विभूषा को उठाने लगा था। खाने की बात सुनकर विभूषा ने कहा, जियानचेंग देखो, यहाँ एक टुकड़ा कुक्ड मीट है, तुम खाओगे? जियानचेंग ने कहा, गेट लॉस्ट। तुम्हें अभी तक कोई सीख नहीं मिली ना? तुम्हें पता भी है कि हम किस सिचुएशन में हैं? मन होता है कि तुम्हारे होठों को सील दूं। लानवांग जी की नज़र उनके ऊपर जा पड़ी और फिर उनके पीछे आती हुई मियाँ मियाँ के ऊपर। मियाँ मियाँ रोए जा रही थी और अपने रोब को टाइटली पकड़कर आई एम सॉरी बोले जा रही थी। विभूषा ने अपने कान में उंगली डाल ली। रोना बंद करो, मैं जला हूँ, तुम नहीं। अब क्या मुझे तुम्हें चेयर अप करना पड़ेगा? बल्कि तुम मुझे चेयर अप करो ना। अच्छा ठीक है जियानचेंग, मुझे उतार दो, मेरे पैर नहीं टूटे हैं। बाकी लड़कियों ने मियाँ मियाँ को घेर लिया और वो साथ रोने लगे। लानवांग जी उनसे नज़रें फेर कर जाने लगा तो जियानचेंग ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। लानवांग जी ने कहा कि वो पूल के पास जा रहा है। वो श्योर है कि वहाँ बाहर जाने का कोई रास्ता है। उसकी बात सुनते ही विभूषा को समझ आ गया। उस पूल में उन्हें मैपल के पत्ते दिखे थे, पर जिस एंट्रेंस से वो लोग आए हैं उधर तो कोई मैपल ट्री है ही नहीं और वो मैपल के पत्ते बिल्कुल ताज़े लग रहे हैं। वो ज़रूर पानी के साथ बह कर आए हैं। जब वो लोग पहाड़ चढ़ रहे थे तब उन्हें जल के धार में मैपल के पत्ते दिखे थे। ये पुल जरूर उस धार से कनेक्टेड है। जियानचेंग ने कहा, शायद इस पुल के नीचे कोई होल है जिससे ये बाहर के जल की धारा से कनेक्टेड है। किसी ने धीमे आवाज़ में कहा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि उस होल से कोई इंसान जा भी पाएगा या नहीं? जिनजिक्शा ने कहा, और वो बीस्ट भी तो पहरा दे रहा है। एक हाथ से अपने शर्ट को ऊपर करके और दूसरे हाथ से अपने जख्म पर हवा देते हुए विभूषा ने कहा, अगर कोई आश है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हम उस बीस्ट को बिजी रख सकते हैं। थोड़ी देर डिस्कस करके वो लोग पूल के पास वापस गए। बीस्ट की बॉडी अभी भी पूल में ही है। वो अपनी लंबी गर्दन को बाहर निकालकर किनारे पड़ी डेड बॉडीज़ को मुंह से पकड़कर पानी के अंदर ले जा रहा है। शायद वह उन्हें आराम से खाना चाहता है। विभूषा ने एक मसाल को फेंका जो केव के एक दीवार पर जाकर टकराया। उसकी आवाज़ सुनकर वो बीस्ट निकल कर आया और उस जलते हुए मसाल की तरफ जाने लगा। जियानचेंग चुपचाप दूसरी साइड से पानी में उतर गया। यूनमेंगजियांग सेक्ट पानी के पास है, इसलिए वहाँ के डिसाइपल्स बेहतरीन स्विमर्स हैं। उसकी डुबकी लगाते ही पानी ऊपर से शांत हो गया। सब लोग छुपकर एक बार उस बीस्ट को और एक बार पानी को चेक करते रहे। थोड़ी देर बाद जब जियानचेंग पानी से निकल आया तब बीस्ट को पता चल गया और वह उसकी तरफ जाने लगा। विभूषा ने जल्दी से अपनी उंगली को काटा और खून से अपने हथेली पर कुछ लिखा। फिर वह दौड़कर पूल की तरफ जाकर अपनी हथेली को ज़मीन पर रखा। जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया वहाँ पर एक इंसान के जितनी लंबी आग जल उठी। बीस्ट भी उधर घूम गई। जियानचेंग पानी से निकलकर चिल्ला उठा, नीचे एक होल है जो ज़्यादा छोटा नहीं है। विभूषा ने पूछा, ज़्यादा छोटा नहीं मतलब कितना छोटा? जियानचेंग ने जवाब दिया, एक बार में 5-6 लोग चले जाएंगे। विभूषा ने सबको जियानचेंग के साथ जाने के लिए कहा। जो लोग इंजर्ड नहीं हैं वो लोग इंजर्ड लोगों का ध्यान रखें।
और जिनको स्विमिंग आती है वो स्विमिंग ना जानने वालों का ध्यान रखे। एक बार में 5-6 लोग जा सकते हैं, आराम से जाना। तब तक वो पहली वाली फ्लेम बुझने वाली थी तो वुक्शियाँ फिर कूद कर गया और एक और जगह पर अपनी हथेली रखकर वहाँ आग जला दिया। उस बीस्ट की गोल्डन आंखें लाल हो गई और वो गुस्से से नई जली हुई आग की तरफ जाने लगा। जियानचेंग गुस्से से फूट पड़ा। क्या कर रहे हो तुम? विभूषण ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? जाओ नीचे जाओ। उसने बीस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया है, अगर वो लोग जल्दी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? जियानचेंग ने अपने गुस्से को दबाते हुए सबको जरूरी इंस्ट्रक्शन दिया। विभूषण पीछे हटते हुए केब को चेक कर रहा था, तभी उसके हाथ में एक एरो आकर बींध गया। उसने मुड़कर देखा कि लैंड सेक्ट के जिस डिसाइपल की तरफ लान वांगजी ने गुस्से से देखा था ये वही है। शायद वो बीस्ट को मारना चाहता था और उसका हाथ स्लिप हो गया। विभूषण ने गाली देकर सबको उसके काम से दूर रहने के लिए कह दिया। जियानचेंग ने उसे जल्दी करने के लिए कहा तो उसने कहा कि वो आ रहा है। जियानचेंग के पास तब भी 3 डिसाइपल्स थे जिनको स्विमिंग नहीं आती है, उसे जाना ही पड़ा। विभूषण ने अपने आर्म से उस तीर को निकाला तो उसे समझ आया कि उसने क्या गलती कर दी है। खून की खुशबू पाते ही वो बीस्ट अपनी लंबी गर्दन निकालकर और अपने बड़े से मुंह को खोलकर उसके पास पहुंच गया। विभूषण के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं था, पर तभी लान वांगजी ने उसे धक्का देकर हटा दिया। पर उस बीस्ट का अटैक मिस नहीं हुआ। उसने लान वांगजी के पैर को अपने मुंह से पकड़ लिया। उस नज़ारे को देखकर ही विभूषण के राइट लेग में दर्द होने लगा, पर लान वांगजी के चेहरे पर हल्का एक फ्रॉन के अलावा और कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा। बीस्ट उसे खींचकर ले जाने लगा। वो शायद उसे सेल के अंदर ले जाकर आराम से खाना चाहता है। इसके पहले के डेड बॉडीज को भी वो ऐसे ही अंदर ले गया था। पर अगर लान वांगजी एक बार अंदर चला गया तब तो उसे वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। विभूषण दौड़ कर गया और उस बीस्ट का हेड उसके सेल के अंदर जाने से पहले ही उसने उसके अपर जॉ का एक नुकीला दांत पकड़ लिया। उस बीस्ट की ताकत के सामने उसकी ताकत बहुत ही कम है, पर उस लाइफ और डेथ सिचुएशन में उसमें एक सुपर ह्यूमन ताकत आ गई। उसने उस बीस्ट के सेल के ऊपर अपने पैरों को रखा और अपने हाथों से उसके दांत को पकड़ रखा। वो किसी भी हाल में उस बीस्ट को लान वांगजी को लेकर सेल के अंदर जाने नहीं देगा। विभूषण को डर लग रहा था कि या तो वो बीस्ट लान वांगजी के पैर को काट लेगा, नहीं तो वो बाहर आकर उन दोनों को खा लेगा। उसने अपने राइट हैंड से उस बीस्ट के ऊपर वाले एक दांत को पकड़ा और लेफ्ट हैंड से उसके नीचे वाले एक दांत को पकड़ा और फिर वो उस बीस्ट के जॉ को ओपन करने की कोशिश करता रहा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे देखकर लगने लगा कि वो किसी भी पल ब्लस्ट हो जाएगा। उस बीस्ट के दोनों जॉ के दांत ही लान वांगजी के पैर के हड्डियों में गड़ गए थे, पर धीरे धीरे उसकी पकड़ कमज़ोर होने लगी और एक टाइम पर लान वांगजी पानी में गिर गया। उसे सेफ देखकर विभूषण ने भी अपनी सुपर ह्यूमन ताकत खो दी। वो भी पानी में गिर गया। उस बीस्ट के दांतों के टकराने से जो आवाज़ हुई वो उस गुफे में गूंजने लगी। विभूषण ने जल्दी से लान वांगजी को पकड़ लिया और उसे खींचकर तेजी से किनारे जाकर पहुंचा। किनारे पहुंचते ही उसने लान वांगजी को अपनी पीठ पर उठा लिया और बिना देर करे दौड़ने लगा। लान वांगजी के मुंह से निकल आया, तुम? विभूषण ने कहा, हाँ मैं। तुम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो ना? लान वांगजी की वॉइस में इस वक्त जो इमोशनल फ्लैक्चुएशन सुनाई दी, पता नहीं वो किसी और ने कभी सुनी है या नहीं। उसने कहा, ये प्लेजेंट कैसे हो सकता है? नीचे उतारो मुझे। उस तरीके से दौड़ते हुए भी विभूषण का मुंह बंद नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा तो मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? पीछे से बीस्ट की भयंकर आवाज़ सुनाई दी तो विभूषण ने बोलना बंद करके दौड़ने पर फोकस किया। वो जानबूझकर केव के अंदर के छोटे छोटे होल में से गया ताकि उस बीस्ट का सेल उसके अंदर से ना जा पाए। वो बिना रुके दौड़ता रहा। जब तक उस बीस्ट की आवाज़ सुनाई देती रही वो दौड़ता रहा और फिर जाकर उसने अपनी स्पीड कम की। वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुआ तो उसे खून की स्मेल आई। उसने लान वांगजी को टच किया तो उसका राइट हैंड खून से भर गया। लान वांगजी की इंजरी अब और ज़्यादा बिगड़ गई है। तो अब हमें पता चला कि कब विभूषण लान वांगजी को अपनी पीठ पर लेकर भाग रहा था। ड्रामा में शायद ये नहीं है। जब वुक्शियाँ को लगा कि वो लोग सेफ डिस्टेंस पर पहुंच गए हैं तब उसने लान वांगजी को अपनी पीठ से उतार कर ज़मीन पर रख दिया। उसके पैर का चोट ठीक भी नहीं हुआ था
और अब उसी पैर में उस बीच ने काट दिया और वो चोट पानी में भीग भी गया। वांग जी के सफ़ेद कपड़ों में खून के धब्बे लग गए हैं। खाली आंखों से भी उसके पैर पर बहुत सारे दांत के निशान दिख रहे हैं। अब वो खड़े होने की हालत में भी नहीं है। विवुक्षा ने पहले झुककर उसके ऊँट को चेक किया और फिर केब के अंदर घूमकर कुछ छोटे छोटे झाड़ियाँ ढूंढ कर निकाला और फिर उसने उसमें से थोड़े मोटे कुछ सीधे डंडे काट लिए। उनको तोड़कर अपने कपड़ों से उन्हें साफ करके वो फिर से लान वंग जी के सामने आकर बैठा। तुम्हारे पास कोई रस्सी या फिर कोई रिबन है? तुम्हारे फोरहेड रिबन से ही काम हो जाएगा, लो जल्दी से उतार दो। और फिर लान वंग जी के जवाब देने से पहले उसने उस फोरहेड रिबन को उतार लिया और लान वंग जी के पैर को स्ट्रेट करके उन डंडों को उस रिबन से उसके पैर की चारों तरफ बांध दिया। उसके फोरहेड रिबन छीने जाने पर लान वंग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम अपना काम खत्म करके विवुक्षा ने लान वंग जी का कंधा थपथपाकर उसे कौंसल किया। तुम का क्या मतलब है? ज़्यादा मत सोचो। तुम्हें तुम्हारा फोरहेड रिबन कितना भी पसंद क्यों ना हो, वो तुम्हारे पैर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? लान वंग जी ने और कुछ नहीं कहा। कुछ कहकर कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। वो पीछे लेट गया। तभी विवुक्षा के नाक में एक खुशबू आई तो उसने अपने कपड़ों में से एक परफ्यूम सैसे निकाल लिया। मियाँ मियाँ की बात याद करके उसने उस सैसे को खोला तो उसे उसमें सच में कुछ हर्ब्स दिखे। उसने लान वंग जी को धक्का देते हुए कहा, लाजा मत सो, एक बार उठकर देखो, यहाँ एक परफ्यूम सैसे है, देखो ना इसमें हमारे काम का कोई हर्ब है या नहीं। बहुत मुश्किल से उसने लान वंग जी को जगाया पर उसका ये काम बेकार नहीं गया। उस सैसे में सच में खून बंद करने के और जहर मारने के हर्ब्स थे। लान वंग जी के दिखाए गए हर्ब्स को निकालते हुए विभूषण ने कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उस लड़की का ये सैसे इतना काम आएगा। मैं बाद में उसे अच्छे से थैंक्स कहूँगा। मतलब तुम उसे अच्छे से हैरास करने वाले हो, लान वंग जी ने कोल्डली कहा। विभूषण ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैं करता हूँ तो वो हैरास करना नहीं होता है। वो इन चाव के जैसा कोई करे तो उसे हैरास करना कहते हैं। लो अब उतारो। लान वंग जी ने फ्रॉन किया। क्या? और क्या? अपने कपड़े उतारो। कहते हुए विवुक्षा खुद लान वंग जी को जमीन पर पुश करके उसके कपड़ों को खींचने लगा। कपड़े हटकर लान वंग जी के बर्फ के जैसे सफ़ेद चेस्ट और शोल्डर्स दिखने लगे। वोइंग, तुम क्या करना चाहते हो? लान वंग जी चीख उठा। लान वंग जी के कपड़े उतारकर विवुक्षा खड़ा हो गया और अपने कपड़े उतारते हुए कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ? अभी यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मैं तुम्हें और कैसे बताऊँ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? विवुक्षा के प्रोमिनेंट कॉलर बोन और उसका चेस्ट और एब्डोमेन दिखने लगा। उसमें अभी भी एडोलेसेंस तो है पर उसमें यूथफुल एनर्जी और स्ट्रेंथ भरपूर मात्रा में है। विवुक्षा के कारने में देखकर लान वंग जी का चेहरे का रंग बदल गया। उसका खून खौलने लगा। देखकर लग रहा था जैसे कि उसके मुंह से ज्वालामुखी की आग निकल आएगी। विवुक्षा मुस्कुराकर उसके पास गया और फिर उसके आंखों के सामने उसने अपना गीला शर्ट उतार दिया। शर्ट तो उतर गए हैं, अब पैंट्स की बारी है। लान वंग जी उठना चाहता था पर चोट, थकावट और गुस्से की वजह से वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी बॉडी में कुछ होने लगा और उसके सीने का उबलता हुआ खून उछलकर उसके मुंह से बाहर आ गया। विवुक्षा तुरंत बैठ गया और उसने जल्दी से लान वंग जी के सीने में कुछ एक्यूपॉइंट्स को टैप किया। अब ठीक है, सारे बैड ब्लड निकल गए, मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। काले खून के निकल जाने पर लान वंग जी के सीने का पेन और इरिटेशन भी गायब हो गया। उसे विवुक्षा की ट्रिक समझ आ गई। डास्क ग्रीक माउंटेन पर चढ़ते टाइम ही विवुक्षा को लान वंग जी के चेहरे की ग्लूमिनेस दिखाई दे गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसके सीने में बैड ब्लड जमा हुआ है, इसलिए उसने उसे डराया ताकि वो ब्लड निकल जाए। पर यह बात समझने के बाद भी लान वंग जी एनॉयड रह गया। उसने कहा, ऐसे जोक्स मत किया करो। विवुक्षा ने कहा, उस तरीके का ब्लड जमा रहना अच्छी बात नहीं है। देखो, थोड़ा सा डराते ही ये निकल आया। डोंट वरी, मुझे मर्द पसंद नहीं है। मैं मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। लान वंग जी ने कहा, रिडिकुलस। विवुक्षा को पता था कि आज लान वंग जी का टेम्पर ठीक नहीं है। उसने उसकी बात मान ली। ठीक है, मैं रिडिकुलस हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा रिडिकुलस हूँ। उसे ठंड लगने लगी तो उसने कुछ सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लिया और फिर से अपने हथेली पर फायर तालिस्मन बनाकर उसमें आग जला दिया।
फिर उसने उन हर्ब्स को थोड़ा मसल लिया जिन्हें अलग किया गया था, और फिर वो लानोंग जी के ट्राउज़र को फाड़कर उसके पैर में बने होल्स पर वो हर्ब्स लगाने लगा। लानोंग जी ने उसे रोका और फिर उसने थोड़ा सा हर्ब्स लेकर वुईवुक्शा के चेस्ट पर लगा दिया। वुईवुक्शा आह कर उठा। वो तो भूल ही गया था कि उसके सीने पर भी एक ताज़ा जख्म है। लानोंग जी ने अपना हाथ हटा लिया तो वुईवुक्शा अपने सीने के चोट पर लगे हर्ब्स को निकाल कर लानोंग जी के पैर के चोट में लगाने लगा। मेरी परवाह मत करो, मुझे तो चोट लगती रहती है और मैं चोट लेकर ही लोटस लेक में खेलने चला जाता हूँ। मुझे तो कब से इन सब की आदत हो गई है। इसमें ऐसे भी बहुत कम हर्ब्स है। तुम्हारे पैर के इन होल्स को ही इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। आह! लानोंग जी का चेहरा डार्क हो गया। उसने कहा, अगर तुम्हें दर्द का पता चला तो अगली बार ऐसा काम मत करना। वुईवुक्शा ने कहा, मेरे पास और चॉइस ही क्या था? क्या मैंने शौक से अपने आप को जलाया? किसे पता था कि वांग लिंगजो इतनी हार्टलेस है? वो मियाँ मियाँ के आँख में आयरन को प्रेस करने वाली थी। मियाँ मियाँ एक लड़की है और वो सुंदर भी है। अगर उसकी आँख और उसका चेहरा खराब हो जाता तो वह ज़िंदगी भर ठीक नहीं होता। कितना बुरा होता ना? तुम्हारे चोट का निशान भी ज़िंदगी भर रहेगा, लानोंग जी ने कहा। वो तो अलग बात है, मैं तो आदमी हूँ, मुझे किस बात का डर? एक आदमी के लाइफ में ऐसे बहुत स्कर्स मिलते हैं। वुईवुक्शा एक लकड़ी से आग को पोक करते हुए बोलता है। उसकी अपर बॉडी अभी भी बेयर है और वो आग के सामने स्क्वाट करके बैठा है। और अगर तुम इसे दूसरे नज़रिया से देखो तो ये स्कार मुझे एक लड़की को बचाते हुए मिला और वो लड़की ज़िंदगी भर इस बात को याद रखेगी। मैं भी इस बात को कभी नहीं भूल पाऊँगा और वो भी कभी मुझे भूल नहीं पाएगी। ये कितना... लानोंग जी ने अचानक उसे गुस्से से धक्का दे दिया। तो तुम्हें पता है कि वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी? वुईवुक्शा पीछे गिर गया और दर्द से कतरा उठा। आह लाजा, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है। उसकी बात सुनकर लानोंग जी की मुट्ठियाँ टाइट हो गई, पर वो जल्दी रिलैक्स्ड हो गया और वुईवुक्शा को उठाने गया। पर वुईवुक्शा खुद ही उठ गया और पीछे जाते हुए कहा, ठीक है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मैं अब दूर ही बैठूंगा। मेरे पास मत आना और मुझे धक्का मत देना, दर्द होता है। वुईवुक्शा के लेफ्ट हैंड में चोट लगी थी, इसलिए वो अपना लेफ्ट हैंड उठा नहीं पा रहा था। उसने लानोंग जी के व्हाइट कपड़ों को उसकी तरफ फेंक कर कहा, खुद पहन लेना, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। और फिर उसने अपने कपड़ों को आग की तरफ कर दी ताकि वो जल्दी सूख जाए। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर वुईवुक्शा ने ही पहले बात की। लाजा, आज तुम कितने अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? कितने रूड हो गए हो तुम तो ऐसे नहीं हो। लानोंग जी ने कहा, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो दूसरे के साथ फ्लर्ट मत किया करो। तुम तो मज़े के लिए ये कर रहे हो, पर दूसरे उसका गलत मतलब समझ सकते हैं, जिससे उनको तकलीफ हो सकती है। वुईवुक्शा ने कहा, ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया। तुम्हें तकलीफ किस बात की हो रही है? ऐसा तो नहीं। लानोंग जी ने हर्षली पूछा, कैसा? वुईवुक्शा ने कहा, ऐसा तो नहीं लाजा कि तुम्हें मियाँ मियाँ अच्छी लगती है। लानोंग जी ने कोल्ड वॉइस में कहा, बेकार की बातें मत करो। पर वुईवुक्शा इसके बाद और भी ज़्यादा बेकार मीनिंगलेस बातें करने लगा। लानोंग जी ने अपने आप को कहा, पता नहीं मैं क्यों यहाँ बैठकर इसके साथ ऐसी बेकार की बातें कर रहा हूँ। वुईवुक्शा बातें करते करते फिर से लानोंग जी के पास आ गया। उसने कहा, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है, बस हम दोनों ही हैं यहाँ पर। मुझसे बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? उसने मुस्कुराकर लानोंग जी की तरफ देखा। लानोंग जी ने अचानक अपना सर झुकाकर वुईवुक्शा के आर्म को काट लिया। वुईवुक्शा रो उठा। आह! रुको रुको रुको, लाजा रुको, नहीं तो मैं तुम्हें लात मारूंगा। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी इंजरी की वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पर लानोंग जी ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसके दांत उसकी बाजू में और ज़्यादा गड़ गए। वुईवुक्शा ने कहा, रुको लाजा, मैं चला जाऊंगा, मैं दूर चला जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमसे दूर ही रहूंगा। लाजा, तुम पागल हो गए हो, तुम कुत्ते बन गए हो। कुत्ता कुत्ता, काटना बंद करो। लानोंग जी जब काट कर सेटिस्फाई हुआ तब जाकर उसने वुईवुक्शा को छोड़ा। वुईवुक्शा लड़खड़ाते हुए दूर चला गया। मेरे पास मत आना। लानोंग जी सीधा होकर बैठा और अपने कपड़े और बाल ठीक करने लगा। अभी वो ऐसे कामली बैठा है कि उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि अभी अभी वो किसी को काट रहा था।
विभूषण ने अपने आर्म की बाइट मार्क को देखा। वो अभी भी दर्द में है और डरा हुआ है। एक साइड में कर्ल्ड अप होकर वो आग को पोक करता रहा। उसे समझ नहीं आया कि लानवांगजी ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। लानवांगजी ने उसकी जान बचाई है, पर उसने भी तो उसकी जान बचाई ना। वो तो बदले में थैंक्स भी नहीं चाहता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी लानवांगजी उसे अपना दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहता है? क्या वो सच में उतना ही अनोइंग है जितना जियान सिंह बताता है? विभूषण लानवांगजी की फीलिंग समझ नहीं पाया। वो कभी समझ पाएगा भी नहीं। एक्चुअली उसे मियाँ मियाँ के साथ फ्लर्ट करते देखकर और उससे पूछने के बाद लानवांगजी को पता चल गया कि विभूषण सबके साथ ही वैसा करता रहता है। उसके मन में लानवांगजी के लिए कोई स्पेशल फीलिंग्स नहीं है। और फिर विभूषण ने मियाँ मियाँ को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। और उसने बताया कि ये उसने किसी खास वजह से नहीं की। उसने ये भी कहा कि उसे मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है। उसकी इन बातों से लानवांगजी को शायद उसके साथ साथ खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। और फिर विभूषण ने कहा कि उसके चेस्ट के उस जलने के निशान की वजह से उसे मियाँ मियाँ हमेशा याद रहेगी। इसलिए लानवांगजी भी उसकी बॉडी में एक निशान छोड़ना चाहता था, जिस निशान को देखकर विभूषण को उसकी याद आए। और ऐसा करने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हुआ। उसका मन शांत हो गया तो उसने विभूषण को थैंक्स कहा। विभूषण को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। लानवांगजी ने तब दोबारा उसे थैंक्स कहा। उसके सीरियसनेस को देखकर और उसके झुके हुए सर को देखकर विभूषण को लगा कि वो घुटनों में बैठकर उसे थैंक्स बोलने वाला है। उसने जल्दी से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मुझे थैंक्स बोलता है तो मुझे अजीब सा लगता है, और फिर कोई तुम्हारे जैसे सीरियसली बोले तो मुझे गुज़बम्स आ जाते हैं। मुझे थैंक्स बोलने के लिए घुटनों पर आने की ज़रूरत नहीं है। लानवांगजी ने इंडिफरेंटली कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मैं चाहूँ तो भी हिल नहीं पाऊँगा। उसे नॉर्मली बात करते देख विभूषण फिर से उसके पास जाकर बैठना चाहता था, पर अपने आर्म का दर्द याद आते ही उसने अपने आप को रोक लिया। पता नहीं लानवांगजी फिर से क्या कर देगा। अपने आप को रोककर उसने कहा, जियान सिंह और बाकी लोग तो बचकर निकल गए हैं, पर उनको पहाड़ से उतरते उतरते ही 1-2 दिन लगने वाले हैं। उसके बाद सब अपने अपने सेक्टर वापस जाएंगे। पर उनके पास तो सोर्ड नहीं है। पता नहीं कब तक हमारे पास मदद आने वाली है। तब तक हमें यहीं रहना है। तो हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि वो मॉन्स्टर पुल में ही रह गया, हमारे पीछे नहीं आया। पर बुरी बात यह है कि वो पानी के नीचे ही है और उस होल को गार्ड कर रहा है। हम उस रास्ते से भी नहीं जा सकते। लानवांगजी ने कहा, वो शायद कोई मॉन्स्टर नहीं है। तुम्हें वो कैसा दिखा? विभूषण ने कहा, टॉर्टोइस के जैसा। लानवांगजी ने कहा, एक डिवाइन क्रिएचर है जो ऐसा दिखता है। विभूषण ने कहा, डिवाइन विस्ट श्वानहू? द श्वानहू, जिसे नेदर श्वानहू भी कहा जाता है, वो एक टर्टल और स्नेक की कॉम्बिनेशन है। वो नॉर्थ सी का एक पानी का देवता है, इसलिए उसे गॉड ऑफ नॉर्दर्न सी भी कहा जाता है। लानवांगजी ने नॉड किया तो विभूषण ने दांत निकालते हुए कहा, कोई डिवाइन विस्ट ऐसे कैसे दिख सकता है? इसके नुकीले दांत है और ये इंसान को खाता है। ये लीजेंड से अलग है। लानवांगजी ने कहा, ऑफ कोर्स ये प्रॉपर डिवाइन श्वानहू नहीं है। ये एक फेल्ड एटम है जो डिविनिटी को अचीव नहीं कर पाया और एक याव बन गया। मतलब ये एक डिफॉर्म्ड डिवाइन श्वानहू है। विभूषण ने पूछा, डिफॉर्म्ड? लानवांगजी ने जवाब दिया, मैंने एक एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा था कि 400 साल पहले एक फेक श्वानहू देखा गया था जिसने चीसान पर हुड़दंग मचा दिया था। ये साइज में बड़ा था और इंसानों को खाता था। किसी कल्टीवेटर ने उसको स्लॉटर श्वानहू नाम दिया। विभूषण ने कहा, तो वेन चाओ हमें 400 साल पुराने स्लॉटर श्वानहू को मारने के लिए ले आया था। लानवांगजी ने कहा, बुक में जैसा लिखा है ये उससे बड़ा है। विभूषण ने कहा, 400 साल में वो बड़ा भी हुआ होगा। उस टाइम उसे मारा नहीं गया था। लानवांगजी ने कहा, नहीं, कुछ कल्टीवेटर्स ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी, पर उस बार विंटर में बहुत बर्फ़ गिरी और वेदर बहुत ठंड हो गई। उस टाइम से स्लॉटर श्वानहू फिर कभी नहीं दिखा। तो वो हाइबरनेट कर रहा था, विभूषण ने कहा। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को आज का ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।